तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़तरी हासिल है। एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरा ख्याल है 4 या 5 गुना बढ़तरी हासिल है। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। चाइना को, पाकिस्तान को कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की। नमस्कार दोस्तों, अब सबको पता है, किसी भी बंदे को अगर थोड़ा भी समझ है तो उसको पता होगा कि भाई पाकिस्तान से इंडियन आर्मी बहुत बड़ी है। चाहे हथियारों के मामले में हो, चाहे सैनिकों के मामले में हो, चाहे टैंक्स के मामले में हो, चाहे जो भी चीजों की अगर आप बात करो तो ऊपर से इंडिया के रिलेशंस भी इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज है या फिर इंटरनेशनली अगर आप कहो तो बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान को हर समय एक चुल रहती है कि भाई जैसे कि 1947 में हुआ, उसके बाद 65 में हुआ, उसके बाद 71 में, उसके बाद कारगिल में, पता नहीं क्यों उनको चुल ये मस्ती रहती। पता है उनको कि इंडियन आर्मी 3 से 5 गुना बड़ी है, आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स भी बहुत बड़ी है, तो फिर हम आखिरकार कर क्या सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीजें पता होने के बावजूद भी इंडिया से बार बार पंगा लेना है। अब वो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ठीक है इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए जिहाद बिहाद छोड़ दे। मतलब कोई दुनिया में भी कोई उनका ऐसा नहीं कहता कि भाई जरा ये चीजें आप छोड़ दो, इंसान बन जाओ। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है कि क्या इंडियन आर्मी के का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मोदी के दौर में कि वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को स्ट्राइक कर सकते हैं हमेशा, और ये इसको आप किस तरह स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरा ख्याल है 4 या 5 गुना बढ़तरी हासिल है। अब जब बढ़तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। डिटरेंस का मतलब ये है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ न कुछ सजा देंगे क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर और हम तो आपका इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी हुई है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए हैं रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर कर ली है। और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए, उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गई, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ट्रुप ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहां पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए। मैं देख रहा था कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 120 बिलियन डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहे हैं अगले 7 से 8 साल में। आपसे ये बात पूछनी थी, अभी रिसेंटली ये थोड़े दिन हुए हैं, ये कह रहे हैं जी कि हमें इसराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स ले रहे हैं
लीज के ऊपर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो चारों के चारों ड्रोन है ये नॉन वेपनाइज्ड है, लेकिन ये वेपनाइज्ड, ये हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए। जबकि मैंने ये चेक किया सर कि ये इनके पास पहले भी ये हेरोन ड्रोन्स मौजूद हैं तकरीबन 90 के करीब, जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि ये चाइना के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन ये तो सर एलओसी के ऊपर भी या हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी लगाएंगे ये ड्रोन्स। तो ये, और वैसे ये कह रहे हैं नॉन वेपनाइज्ड है, लेकिन यकीन किया जा सकता है सर? नहीं, इनकी बात पे कतन कोई यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आप चीज ध्यान में रखें, जहां तक एयर पावर का ताल्लुक है, हवाई जहाज हों, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनका कहने को आप कह सकते हैं कि जी चाइना के अगेंस्ट मैंने इतने रखे हैं, फलां के गए, क्योंकि वो एयर फील्ड जो हैं वो उस तरफ बनी हुई हैं, चाइना की साइड पे कुछ बनी हुई है, कुछ इधर बनी है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने जी वहां 100 जहाज उधर रखा है, 50 इधर रखे हैं। लेकिन ये इतनी जबरदस्त मोबिलिटी है कि आप चंद घंटों में इसको तब्दील कर सकते हैं सिचुएशन। द मोमेंट आपको अगर ये ज़हन में आया कि नहीं चाइना पे कुछ नहीं हो रहा, तो इन फ्यू आवर्स आप सारा कुछ उस साइड से उठा के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ला सकते हैं। ये कहना कि जनाब आपके अगेंस्ट ये इतना और उधर इतना और ड्रोन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि ड्रोन को शिफ्ट करते कितनी देर लगती है। तो इस वजह से ये तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें जो है अकाउंट फॉर करनी चाहिए। सवाल करना चाहता हूँ, ये जो रिसेंटली क्योंकि कश्मीर का जिक्र हुआ है, तो ये जो पाकिस्तान में सवाल चल रहा है कि हम जो है वो 370 तो खैर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 35A को इग्नोर नहीं करते। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? आप इसको समझते हैं क्या ये हम एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं इंडिया को, या कि ये हमारे कोई पॉलिसी शिफ्ट है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए 370 वो एक रियासत का उसको स्टेटस मिला हुआ था, और कुछ उनको सब्जेक्ट से जिनमें के कश्मीरियों को या कश्मीर की जो असेंबली होती थी वो खुद लेजिस्लेशन करती थी, सेंटर या जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो नहीं करती। अब वो तो उसको एक मसला बन गया कि भाई इन्होंने वो खत्म किया, अब असेंबली नहीं रही, लेकिन कश्मीर वहीं का वहीं है, इंटरनेशनल स्टेटस उसका वही है, वो चेंज नहीं हुआ। कश्मीर वो लाख कहते हैं कि जी हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, फलां कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल या सिक्योरिटी काउंसिल की जब तक रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, आलमी कुव्वतें या पूरी दुनिया उसको कभी भी वो तस्लीम नहीं करेगी कि ये यूनियन टेरिटरी का मतलब ये कि अब खत्म हो गया, पाकिस्तान का क्लेम ही नहीं रहा, ये तो नहीं। फर्क ये है कि अब अगर ये मसला हल होता है और वहां पे आपको मिसाल के तौर पे वो यूनियन टेरिटरी भी है, कुछ भी है, अगर कल को ये कहा जाता है कि जनाब इसमें प्लेबिसाइड कराया जाएगा, तो वो उधर भी कराना पड़ेगा। फर्क जो पड़ता है वो आर्टिकल 35A जो है उसके जरिए इन्होंने सिटीजनशिप जो है वो चेंज करनी शुरू की और इंडिया से लोगों को सिटीजनशिप देनी शुरू कर दी। अब जब सिटीजनशिप बने, उसकी आबादी का हिसाब किताब हो, तनासब बने, तो एक वक्त आ सकता है जब ये कहें कि जनाब अब यहां पे 60% हिंदू हैं और 40% मुसलमान, क्योंकि उसका तनासब हिंदू लाके तो आपने बदल दिया। अच्छा, अब इसमें जो उन्होंने कानून जिस तरह का बनाया है उसमें ये लोग सारे जिनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि कश्मीर में आके रहें। वो सिटीजनशिप की वजह से उनको वोटिंग राइट मिल गया, जबकि वो हो सकता है कोई केरला में रहता हो, कोई कहीं और रहता हो, सिर्फ इसलिए कि पिछले 70 सालों में उसने यहाँ पे 5 साल नौकरी की है या 10 साल जो भी इन्होंने रखी है उसकी मुद्दत, तो वो नौकरी करके चला गया, उसने क्लेम किया, उसको शरीयत मिल गई। अब वो वोट आके यहां डालेगा और वोट डालेगा बीजेपी को, तो कुछ अर्से के बाद ये होगा कि यहां मुसलमान के पास हुकूमत आएगी नहीं कभी। और जब प्लेबिसाइड होगा, कभी अगर होता भी है, और हो सकता है कि इंडिया उस वक्त कहे जब आबादी का तनासब इस तरह बदल गया, तो वो आपको कहे कि जी आप करा लें प्लेबिसाइड, और आप प्लेबिसाइड कराएं तो जो तनासब जिस तरह का है उसके मुताबिक वो चला जाएगा।